गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पहले दो वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में हमने भेजा था। हमें उम्मीद है उसको आप लोग देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे तो जब कभी मौका मिले तो उसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम मैक्रो के सिलेबस पर मूव करते हैं। पहला जो यूनिट है आपका इक्विलिब्रियम का, जिसकी हिंदी हम साम्य यूज करते हैं, संस्थिति यूज करते हैं, संतुलन कहते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, उसे हमने लिया है। ये इक्विलिब्रियम जिसकी हिंदी हमने यहाँ साम्य अथवा संतुलन अथवा संस्थिति भी इसे कहते हैं। तीन इसकी हिंदी प्रयोग में आती है। यह संतुलन इंग्लिश लैंग्वेज के यह जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, यानी इंग्लिश का जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वह लैटिन भाषा के ए इक्विलिब्रियम से बना है। ए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान संतुलन। समान संतुलन की इंग्लिश हमने लिखा है इक्वल बैलेंस। यह कॉन्सेप्ट मूल रूप से फिजिक्स का है, लेकिन हम जब फिजिक्स में चर्चा करते हैं उसकी, तो फिजिक्स में हम उसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन को हम कहते हैं संतुलन। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, अगर एक पत्थर का हम टुकड़ा ले लें, किसी दीवार की रस्सी से उसको लटका दें, उसमें हम बल का प्रयोग करें, तो देखते हैं वो धीरे 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 मूव करता है और एक समय ऐसा आता है जब वो जाकर के रुक जाता है। मीन्स उसमें किसी भी तरीके की गति नहीं रहती। यानी कि जब हम उसे फोर्स करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो धीरे 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 लेफ़्ट राइट की तरफ मूव करता है। धीरे धीरे एक समय आता है जिसमें उसमें गति में शून्यता आ जाती है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन अर्थशास्त्र में हम जब इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब अर्थशास्त्र में यह होता है कि गति में अभाव नहीं, बल्कि गति में परिवर्तन के अभाव से लिया जाता है इक्विलिब्रियम का अर्थ। यानी अर्थशास्त्र में गति के पूर्ण अभाव को ही गति परिवर्तन के पूर्ण अभाव को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं अर्थशास्त्र में। अब यह धारणा कितनी इम्पॉर्टेंट है, इससे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम जिक्र करते हैं उसमें हम इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं। इसका यूज़ बहुत व्यापक है। आप जगह जगह पे अब आप देखेंगे ही, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते चले आए हैं कि किस तरीके से हम हर जगह इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन जगहों पर किस तरीके से आपने इक्विलिब्रियम की चर्चा की है। इसके इम्पॉर्टेंस को देखते हुए जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, एक नाम है, बड़ा नाम है, नहीं सॉरी, जॉर्ज स्टिगलर का एक स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम। अर्थशास्त्र संतुलन की समस्या का अध्ययन है। ऐसा स्टेटमेंट प्रोफेसर स्टिगलर का था। उन्होंने कह दिया कि अर्थशास्त्र संतुलन की समस्या का ही अध्ययन है। अब हम आर्थिक संतुलन की चर्चा अगर करते हैं, बार बार इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को हमने यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक संतुलन से अभिप्राय केवल बस इतना है कि आर्थिक गतिविधियों की दरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मीनिंग है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की। अब अगर इस संबंध में, इक्विलिब्रियम के संबंध में प्रोफेसर जी.के. मेहता, जो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका यह कहना है कि अर्थशास्त्र में संतुलन गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है, यानी एब्सेंस ऑफ चेंज इन मूवमेंट। अर्थशास्त्र में हम संतुलन का अभिप्राय यह लेते हैं कि गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है, जबकि भौतिकी में वह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। यानी कि अगर हम एब्सेंस ऑफ चेंज की चर्चा करें तो ये फिजिक्स में,
लेकिन अगर हम अब्सेंस ऑफ चेंज इन मूवमेंट की चर्चा करें तो उसे इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनमें इस सिद्धांत को में संतुलन को किस तरीके का प्लेस मिला हुआ है, जगह मिली हुई है, तो देखते हैं हम कि सेंट्रल प्लेस एक मिला हुआ है, केंद्रीय स्थान प्राप्त है संतुलन की अवधारणा को। इसकी अवधारणा के संबंध में ये जॉर्ज स्टिगलर का स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है कि वो इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स को देखें, मुख्य बिंदुओं को देखें, तो संतुलन के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला मेन पॉइंट है कि साम्य की स्थिति में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन की दर स्थिर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है साम्य के अंतर्गत। साम्य में चेंज हो सकता है बट रेट ऑफ चेंज स्थिर होता है, स्टेबल होता है, पहला। दूसरा, साम्य की स्थापना आर्थिक शक्तियों की विपरीत दिशाओं में क्रियाशीलता की वजह से होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये डिमांड है और अगर ये सप्लाई है तो दोनों दो फोर्स हैं जहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं पर के प्राइस और क्वांटिटी को हम डिटरमाइन करते हैं। मीन्स इसका ये कि इसकी स्थापना आर्थिक शक्तियों की, इकोनॉमिक जो फोर्सेस हैं यानी डिमांड और सप्लाई, उनके दो विपरीत दिशाओं में कार्य करने की वजह से, क्रियाशीलता की वजह से मिलता है। तीसरा, जो इसका विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो टाइम एलिमेंट से संबंधित है, समय तत्व से संबंधित है। और जो चौथी बात है कि साम्य स्थिति निष्क्रियता की स्थिति नहीं होती, इसमें सक्रिय शक्तियों के बीच संतुलन से स्थिति अपने आप को बार बार दोहराती है। मीन्स इसके मार्केट के जो फोर्स हैं अगर वो बराबर हैं तो वो बार बार अपने आप को रोटेट करते हैं। ये चौथा पॉइंट है जिससे हम संतुलन के मुख्य बिंदु से इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम इसके टाइप्स की तरफ मूव करते हैं कि कौन कौन से वे, संतुलन के कौन कौन से प्रकार हैं। संतुलन के कई सारे प्रकारों की चर्चा की जाती है जो एक छोटे से चार्ट के माध्यम से हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, टाइप्स को। संतुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के प्रकार। जो पहला प्रकार है आपका स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्थिर अस्थिर और उदासीन संतुलन पहला। दूसरा है माइक्रो एंड मैक्रो इक्विलिब्रियम, व्यष्टि एवं समष्टि संतुलन दूसरा। जो तीसरा है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तीसरा हो गया। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन, चौथा है सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम, एक एवं बहुबिंदु संतुलन, एकैक एवं बहुबिंदु संतुलन। अगला है पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, आंशिक और सामान्य संतुलन। यानी संतुलन किसे कहते हैं, संतुलन के संबंध में संतुलन को किस तरीके से जेके मेहता जी ने
स्टिगलर ने डिफाइन किया। संतुलन किस तरीके का प्लेस रखता है, सेंट्रल जो उसका प्लेस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में वो किस तरीके का है। फिजिक्स से कैसे इक्विलिब्रियम अलग है अर्थशास्त्र का, उसका जिक्र आपने किया। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ चेंज इन मूवमेंट, यानी परिवर्तन की दर में अभाव से हम संतुलन का अर्थ लेते हैं अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में संतुलन के निम्नलिखित प्रकारों को बताया गया। पहला स्टेबल एंड स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दूसरा माइक्रो मैक्रो इक्विलिब्रियम, तीसरा शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, चौथा सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम, पांचवा पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इसमें हम और भी पार्ट कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक है, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के भी हम दो पार्ट बना सकते हैं, माइक्रो स्टैटिक एंड ऐसे बना सकते हैं। इसी में स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक के दो पार्ट, माइक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक उसी प्रकार से डायनामिक के दो पार्ट, माइक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी तरफ हम धीरे धीरे मूव करेंगे। अब हम आपके पहले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला जो इसका प्रकार है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्थिर, अस्थिर और उदासीन संतुलन। स्थिर और उदासीन संतुलन जो आपका पहला टाइप है, इसे कहा जाता है कि जब दो परस्पर विरोधी शक्तियां एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वो स्थिति संतुलन की होती है। अगर हम उस स्थिति से हम उसमें डेविएशन पैदा करें, उसमें विचलन पैदा करें और पुनः हम उसी स्थिति पर वापस आ जाएं तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उस स्थिति में वापस न आ पाएँ तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम एक सर्टेन रेंज तक उसमें कोई परिवर्तन न कर पाएँ तो उसे हम उदासीन संतुलन के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला, प्रोफेसर शुम्पीटर ने बाउल का एक एग्जाम्पल लिया। बाउल, हालांकि ये व्याख्या थोड़ी मैकेनिकल है, फिर भी हम इसका यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि जैसे हम अगर ये एक बाउल ले लें, बाउल ये सिचुएशन फर्स्ट कर लें और यहाँ एक कोई हम गेंद रखें। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक गेंद यहाँ रख दें और एक तीसरी कंडीशन है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये है आपका बाउल। बाल बाल
शुम्पीटर ने ये कहा कि अगर ये कोई कटोरी है, उसमें हम कोई गेंद रख लें और उस गेंद पर हम कोई बल लगाएं, तो वो गेंद क्या होगी? इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। लेकिन थोड़े ही समय में देखेंगे फिर गेंद यहीं वापस आ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब गेंद यहीं आकर रुक जाएगी। इसको शुम्पीटर ने कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन। दूसरा कि अगर ये कोई बाउल है, बाउल को हमने पलट दिया है, इस पर एक गेंद रख दिया, वो कहते हैं अगर हम इस पर कोई बल लगाएं तो ये बाल नीचे की तरफ आएगी, लेकिन फिर से यहाँ ये कभी नहीं जाएगी। यानी एक बार अगर हम इस स्थिति से इसको डिस्टर्ब कर दें तो ये पुनः इसमें वापस नहीं आएगी। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, वापस आ जा रही है। तो इसको शुम्पीटर कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरी सिचुएशन है वो उसमें दो बाल की दो पोजीशन को दिखाया गया है। पहले में कहते हैं कि ये एक कोई बाल है जो संतुलन की अवस्था में है, और इस पर हम कोई बल देते हैं, इसको सिचुएशन फर्स्ट का नाम दिया गया है। इस पर कहते हैं अगर हम कोई बल देते हैं तो फिर से थोड़े ही देर बाद जाके ये फिर जहाँ होगी वो दूसरी स्थिति भी इक्विलिब्रियम की ही होगी। यानी ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, यानी ये बाल जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट करके दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर चला गया है। इसको शुम्पीटर ने कह दिया ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की केस है। इस तरह से शुम्पीटर ने, प्रोफेसर शुम्पीटर जो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की थियरी भी दिए हुए हैं, थियरी ऑफ इनोवेशन की, उन्होंने बाउल के माध्यम से संतुलन को डिफाइन किया। अब अगर हम ये व्याख्या मैकेनिकल है, इसको एग्ज़ाम के में बनाया भी जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इसके इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन से भी इसकी व्याख्या को आप लोग दिखाएंगे, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों को लेकर के ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है। यहाँ आप लेते हैं प्राइस, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी। बार बार हम हिंदी का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, इन दोनों एक्सिस पर क्या है एक बार यूज़ कर दिया है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी, आप इसे ध्यान रखिएगा। बार बार हम प्राइस और क्वांटिटी लिखेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से भी, कि अगर आप अब तक पूरी तरीके से हिंदी में पढ़ते रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ठीक करिए। क्योंकि बगैर इंग्लिश की किताबों को पढ़े आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा भी तो आपको बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप इस पक्ष को भी दिमाग में रखिएगा कि हमको कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप अपनी आदत में ले आएँ। मीनिंग मेरा कहने का ये है कि ई कंटेंट के माध्यम से सारी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तो जैसे इंग्लिश के कंटेंट हैं, अगर हमने इंग्लिश किताबों से पढ़ाया है और उसको ट्रांसलेट हिंदी में किया हुआ है, तो मेरे पास ऐसा इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे लिख के आपको भेज पाऊँगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों कंटेंट को एक देख लें, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा, चाहे वो पेपर कोई भी आप पढ़ रहे हो। अब अगर हमने यहाँ एक बना दिया लाइन डिमांड का और दूसरा बना दिया सप्लाई का। जब मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ, जब मैंने इक्विलिब्रियम को बताया था तो इक्विलिब्रियम को बताते समय हमने इक्विलिब्रियम का फिगर नहीं खींचा था, हम सीधे टाइप्स पर चले गए थे। आप उस इक्विलिब्रियम के फिगर को यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ तो मैंने बताया नहीं है, वो गलती से भूल बस नहीं बताया है। तो ये सेम फिगर आप वहाँ के लिए देख सकते हैं, वहाँ भी ये काम करेगा और टाइप्स में भी ये काम कर जाएगा। ये हो गया आपका ई, एक नाम रख दिया हमने, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। सबसे खास बात, जब कभी भी आप ग्राफ को पढ़ते हैं, आप बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि ग्राफ आपको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आप थोड़ी कोशिश करें समझने के लिए, आपको आराम से समझ में आएगा। ग्राफ क्या है, तो आपने कहा कि ग्राफ रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है, तरीका है।
जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ग्राफ में हमने लाइन को दर्शाया हुआ है, लाइन कर्व के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ ऐसे कह दूँ कि ये डिमांड है और ये सप्लाई, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। तो जो कर्व्स होते हैं ये हमारे रियलिस्टिक फ्रेम को शो करते हैं। रियलिस्टिक यानी वास्तव में स्थितियाँ ऐसी ही होती हैं, लेकिन हम आसानी के लिए हम इसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, क्योंकि हमको बनाने में भी आसानी होती है। हम इसे स्केल के माध्यम से ईजिली ड्रा कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन रियलिस्टिक जो सिचुएशंस है वो इस तरीके की होती, क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि उनकी स्लोप जहाँ जैसी एक जगह है क्या वैसी ही दूसरी जगह है कि वैसे उससे थोड़ा अलग है। इसलिए आप इस फिगर को कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहे हैं। ये निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप। आप ऐसे कहते हैं डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड ये हो गया प्राइस। तो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट हैं प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, ये हो गया आपका डिमांड डिटर्मिनेंट्स, मांग के निर्धारक तत्व। तो मांग के जो निर्धारक तत्व हैं बहुत सारे हैं। बीए फर्स्ट ईयर में माइक्रो के पेपर में आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा है। हम सिर्फ आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ से ले जा रहे हैं कि अगर हम डिमांड के अदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कांस्टेंट माने, सिर्फ एक हम वेरिएबल को लें, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप, हम केवल एक को लिए हुए हैं, अन्य बातों को हम समान मान ले रहे हैं। तो अन्य बातों को समान मान ले रहे हैं तो सीधा मतलब है माइक्रो में चला गया। तो हमने इन दोनों के बीच में संबंध को देखा, तो आप कहते हैं डिमांड लॉ के हिसाब से इनके बीच में संबंध होता है नेगेटिव, और इसको लेते हैं तो ये होता है पॉजिटिव। संतुलन की स्थिति कहाँ होगी? तो आपने कहा जहाँ डिमांड बराबर सप्लाई और ये पॉइंट है ई बिंदु। तो ई बिंदु के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि जो मूल्य है वो है ओपी और मात्रा क्या है, तो आप कहते हैं ओक्यू। मीन्स इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है इससे बेस्ट कोई पोजीशन और नहीं हो सकती, ऐसा आप कह रहे हैं। साथ साथ ये मार्केट के फोर्स डिमांड और सप्लाई दोनों मिल करके एक दूसरे के बराबर कहाँ हो रहे हैं, तो आपने कहा ई पॉइंट पर, कटान बिंदु पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम होते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ जो मूल्य है ओपी है, ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका नाम रखा गया है ओ, यानी ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा कोई भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचेगा। अब चूंकि हमें ये फिगर आप इक्विलिब्रियम में, ये इतनी पूरी कंप्लीट व्याख्या इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग जहाँ आपने किया है, जो भी डिफिनीशंस लिखे हैं वहाँ आप आराम से डाल दीजिएगा। फिर मैं इसके टाइप्स पर आया हूँ। टाइप्स में सेम फिगर हमने बना दिया है। हमने कहा स्टेबल को डिफाइन आपने ऐसे किया कि अगर एक बार हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डेविएट हो माने या तो प्राइसेस बढ़ जाएं या तो प्राइसेस घट जाएं, तो हम किस तरीके से अपनी पुरानी पोजीशन में जाते हैं। अगर चले जाते हैं तो स्टेबल होगा, नहीं जा पाते हैं तो अनस्टेबल होगा, और बने रहते हैं कुछ डिस्टेंस तक तो न्यूट्रल होगा। तो मान लिया हमने कह दिया कि किन्हीं कारणवश प्राइस बढ़ गई, तो ये हो गई प्राइस P1। इस P1 पर आप क्या देख रहे हैं, डिमांड कितनी है, तो आपने कहा डिमांड किस चीज़ की डिमांड, तो आपने कहा गुड्स की। तो आप इसको चाहें तो मिला दें और नहीं भी मिलाते हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, मिला दे रहा है। ये मिला दिया, ये हो गया Q1 और Q2। आप क्या देख रहे हैं, इस OP1 प्राइस पर डिमांड हो रही है इतनी OQ1 की और सप्लाई कितनी है OQ2, यानी कि एक्स्ट्रा जो सप्लाई है वो क्या है Q1 Q2, यानी कि ये डिमांड और ये सप्लाई, तो ये हिस्सा क्या हो गया
एक्स्ट्रा सप्लाई का, यानी कि खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाला ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से खरीदने वाला क्या करेगा, कीमत कम करने की डिमांड करेगा। इसलिए फिर से क्या होगा कि ये कीमत जो किन्हीं कारणों बढ़ गई थी पुनः अपने पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इसका हमने एक नाम दे दिया एबे का। मीन्स कि इस कीमत पर अगर मान लीजिए 10 रुपये ले लें तो 10 रुपये पर खरीदने वाले 5 वस्तुओं, खरीदने वाले जो लोग हैं उनको 5 वस्तुओं की ज़रूरत है, लेकिन बेचने वाले के पास 15 है, यानी एक्स्ट्रा इतनी है। तो बेचने वाला क्या करेगा, अगर उसे बेचना है तो निश्चित रूप से उसे अपनी कीमत को कम करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक बार प्राइस ऊपर की तरफ मूव की तो डिमांड के कम रहने से और सप्लाई के ज़्यादा रहने से पुनः प्राइसेस क्या होंगे, ऊपर से यानी बढ़ी हुई कीमतें फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ ट्रेंड हो जाएंगी और पुनः हम ओपी पर बने रहेंगे। सेम ऐसी सिचुएशन आप अपने इस पोजीशन से भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका P2, इसका नाम आप चाहें तो रख सकते हैं Q3 और इसका नाम रख सकते हैं Q4, कि इस कीमत पर सप्लाई आपकी ये है और डिमांड आपकी ये है, यानी कि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, रेट को बढ़ा करके प्रॉफिट को कमाना चाहेगा और आप देखेंगे कि फिर से कीमतें बढ़ करके पी पर मूव कर जाती हैं, जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को दर्शा रहा है। इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला, ठीक उसी तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखें, और स्थिर संतुलन को, यहाँ प्राइस क्वांटिटी ये हमने खींच लिया बिल्कुल पहले जैसा, डिमांड और सप्लाई। अब यहाँ जो डी है इसको हमने कर दिया एस और ये कर दिया डी, ये हो गया पी, हो गया क्यू। अनस्टेबल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम देखते हैं इस तरीके की, यानी सप्लाई ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप की और डिमांड पॉजिटिव स्लोप का। ये कब होता है, जब इंफीरियर एंड गिवन गुड्स की केस होती है, उन केसेस में इस तरीके का होता है। तो आप कह सकते हैं डिमांड बराबर सप्लाई बराबर ई, यहाँ हो गया मूल्य ओपी और मात्रा हो गई ओके। अब अगर किन्हीं कारणों बस इस प्राइस में वेरिएशन होता है, ये P1 की तरफ हो जाए, बढ़ जाए P1 से, तो हम देख रहे हैं इस P1 प्राइस पर सप्लाई A और इसको हमने लिख दिया B, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। यानी कि अगर 5 रुपये से कोई दुकानदार हमसे 8 रुपया भी वसूलता है, उसके बावजूद वो देखता है कि ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं, तो वो करता क्या है कि वो प्राइसेस को और ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। मीन्स कि ये जो प्राइस बढ़ी थी वो इन दोनों सिचुएशन में, यानी कि जैसे डिमांड और सप्लाई के शेप्स बदलते हैं, उनकी स्लोप्स बदलती हैं, हम देखते हैं वो प्राइस फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ ट्रेंड ना हो करके इससे ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। यानी एक बार इक्विलिब्रियम से अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ हम मूव नहीं कर पाते और हम इक्विलिब्रियम से लगातार दूर हटते चले जाते हैं। इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपका है तीसरा इक्विलिब्रियम, जिसमें हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं।
न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए P और Q याद रखिएगा। P का मतलब यहाँ हमने प्राइस और Q का मतलब क्वांटिटी माना है। तो ये एक रेंज हमने ले लिया, यहाँ से बना दिया डिमांड, ये खींच दिया हमने सप्लाई। अब हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई की जो स्लोप हैं वो बिल्कुल एक हैं E1 से E2 के बीच में, यानी कि E1 से E2 के बीच में मांग और पूर्ति के जो ढाल हैं वो एक दूसरे के बराबर है। इस समय अगर कीमत MN के बीच में कोई भी होती है तो उस कीमत का कोई भी प्रभाव इस क्वांटिटी के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम E1 से नीचे आते हैं या E2 के ऊपर जाते हैं, ये चीज़ें थोड़ी बदलती हैं। तो ये E1 से लेकर के जो E2 की एरिया है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी उदासीन संतुलन का जो क्षेत्र है वो E1 से E2 के बीच का होता है। HT के H1 T1 Q1। एक बार और हम आपसे ज़रूरी कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आप फिगर बनाते हैं तो उसका नाम आप ज़रूर रखें, क्योंकि बगैर नाम रखे उस फिगर को पढ़ा नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता, इसलिए नाम रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर हम एक कंबाइंड फिगर बनाएं तीनों का, तो देखिए हमको किस तरीके से कंबाइंड फिगर दिखता है। स्टेबल कंबाइंड फिगर ऑफ स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल कंबाइंड फिगर। तो कंबाइंड फिगर के लिए हमने एक लाइन ड्रा की है, एकदम बिल्कुल यही लाइन। ये डिमांड, ये सप्लाई। ये कुछ और नहीं है बल्कि इसको ऐसे कह सकते हैं स्टेबल का हाफ पोर्शन। ये स्टेबल का, ये अनस्टेबल का। तो इसका हाफ पोर्शन हम मिटा दें और इसका हाफ पोर्शन मिटा दें, दोनों को मिला दें। तो ये डिमांड सप्लाई, ये हो गया ये हिस्सा स्टेबल का। नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये डिमांड है। तो ये डिमांड अगर हो जाए, इसको कर दीजिए आप डिमांड और इसको सप्लाई। तो ये हिस्सा हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। मीन्स कि तीनों का जो कंबाइंड फिगर है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है कि ए पॉइंट के ऊपर यानी प्राइसेस P1 से P2 के बीच में है, यानी कि अगर वो P1 से P2 के बीच में है तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एबव P1 ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया
बिलो P2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम का जो फिगर है, कंबाइंड फिगर है, अगर हम देखें तो वो कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं है, जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये स्टेबल के ऊपर का पोर्शन है, ये अनस्टेबल के नीचे का पोर्शन है, और ये हिस्सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का है। लेकिन इसमें अगर हम एक परिवर्तन थोड़ा सा कर दें, इसको देखें तो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, यानी ये डिमांड है और ये डिमांड है, ये सप्लाई और ये सप्लाई है। तो अगर हम इसमें इस तरीके की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें तो देखेंगे कि जो ये हिस्सा है वो स्टेबल का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और जो ये हिस्सा है ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। क्यों? क्योंकि जैसा डिमांड का शेप है वैसे ही डिमांड का शेप ये है, बीच का गैप है। उसी तरीके से जैसा सप्लाई का शेप यहाँ है वैसे ही यहाँ भी है। तो अगर ये शेप इस तरीके का होता है तो दोनों, यानी E2 के ऊपर और E1 के नीचे ये स्टेबल होता है, बीच में न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये चेंज होता है तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल तीनों का एक कंबाइंड फिगर है। आप एग्ज़ाम में अलग अलग या अपने नोट्स में अलग अलग बनाने के साथ साथ इसका कंबाइंड फिगर भी बना लीजिएगा, ताकि कभी अगर आप मजबूर हों, कभी फंसें, तो इम्तहान में ये थोड़ा आपके काम आ जाए। अब जो आपका दूसरा फिगर है, दूसरा जो इक्विलिब्रियम का प्रकार है वो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन एंड अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन। इस पर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इससे जो रिलेटेड कंटेंट हैं मैं अपलोड कर दूँगा। आप अपनी साइट से, यूनिवर्सिटी की जो साइट है आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के लोग आप उसे देख लेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम का, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम यहाँ बात कर रहे हैं। वहाँ भी आपने कहा था, सब कुछ ऐसे ही कहा था, लेकिन जब आप उसे मैक्रो फ्रेम में देख रहे थे तो वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप थोड़ा कम जानते थे, नए नए स्टूडेंट भी थे। अब आप पढ़ेंगे तो अब थोड़ा और इससे बेहतर आपको समझ में आएगा। आप उसे अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे से बनाए हैं, लिखे हैं, अगर मैंने ही पढ़ाया है या आपको जिसने भी पढ़ाया है, इक्विलिब्रियम पढ़ाया, अगर वो नोट्स आप रखे हैं तो आप उसे एज इट इज़ यूज कर सकते हैं। फिर से बनाना चाहें तो आप फिर से बना सकते हैं। हम इस दूसरे संतुलन के दूसरे प्रकार पर अगले वीडियो में मूव करेंगे। थैंक यू।